नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस देश की जिसने दुनिया भर में हिंसा और आतंक का ठेका लिया है। आज महाभारत में कह रहे हैं कि जहां जहां आग वहां पाकिस्तान का हाथ। बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन तक हिंसा की तस्वीरें आई हैं और उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ नजर आता है। आज जब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगी, उस वक्त एक बड़ी बैठक भारत में भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में आतंकियों का एक नया मोर्चा खोलकर यहां फिर से दहशत फैलाने की कोशिश करना चाहता है। पर एक बड़ा प्लान पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली से जम्मू तक तैयार हो गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी हो गया है, क्योंकि हर देश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन है। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं, दो तस्वीरें दिखाइए। हर देश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन है। जहां एक तरफ बांग्लादेश जल रहा है, पूरा देश आर्मी के हवाले है और शेख हसीना की सरकार इसके पीछे आईएसआई का हाथ होने की जांच कर रही है, तो वहीं ब्रिटेन में एक पूरा का पूरा शहर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फूंक डाला है और इसमें ज्यादातर उपद्रवी पाकिस्तान मूल के थे। एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ ब्रिटेन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और इसीलिए कह रही हूं कि जहां जहां आग वहां पर पाकिस्तान का हाथ है। क्या आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा देती हूं, वो तस्वीरें जो कि बांग्लादेश से आई हैं। पहली तस्वीर जरा बांग्लादेश की दिखा दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में किस तरह से उपद्रवी हावी है। वो तस्वीर जरा दिखाइए, फुल फ्रेम काटिए उस तस्वीर को। वो तस्वीर जहां पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में कैसे सड़कों पर लोग हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश से आई है और यहां पर आप देख लीजिए दूर दूर तक हिंसक हो रखी है भीड़। पूरी भीड़ हिंसक है, हाथ में डंडे लिए, लाठियां लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग। और ये बांग्लादेश का हाल है। वहां पर शूटेड साइट यानी गोली मारने की भी आदेश दिए हैं उपद्रवी अगर वहां पर हिंसा कर रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। दूसरी तस्वीर दिखा दीजिए। बांग्लादेश में इस वक्त ये हो रहा है, सड़कों पर लोग हैं, जो सरकारी वाहन है, गाड़ियां हैं सेना की, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। देखिए दूर तक आपको सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। लोगों का हुजूम है, उपद्रवियों का हुजूम है और वहां की सरकार को घेरने के लिए ये सड़क पर उतरे हुए हैं। मांग आरक्षण की है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ और कारण है। आपको दिखाती हूं, एक तस्वीर के जरिए समझाती हूं कि किस तरह से पाकिस्तान कनेक्शन इसके पीछे नजर आ रहा है। इस वक्त हो क्या रहा है, एक तस्वीर के जरिए, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं इस वक्त हो क्या रहा है। आरक्षण के खिलाफ वहां जबरदस्त बवाल है। बांग्लादेश में पूरे देश में सेना उतारी हुई है, कर्फ्यू लगाया हुआ है और उपद्रवियों को गोली मारने के भी आदेश है, क्योंकि वो हिंसक हो रहे हैं और वो वहां पर सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस में जोरदार झड़प है इस वक्त सड़कों पर। बांग्लादेश में हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई हजार इसमें घायल हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 30% कोटा क्यों मिलता है, इसको लेकर यह आरक्षण की आग लगी हुई है। लेकिन इस आग को भड़काने के पीछे कौन है, सवाल यह भी है। इस आग को कौन भड़का रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? क्योंकि आज सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं होगी, आज बात ब्रिटेन की भी होगी और भारत की होगी, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? आपको बताऊं कि भारत का एक बड़ा समर्थक है बांग्लादेश और आपने देखा है कि शेख हसीना, भारत के प्रति उनका झुकाव रहा है और यही बात पाकिस्तान से लेकर चीन तक के गले नहीं उतरती है। 5वीं बार बांग्लादेशी पीएम बनी है शेख हसीना, 5वीं बार, लेकिन चीन, पाकिस्तान इसी बात से चिढ़ते हैं कि उनका झुकाव भारत की तरफ है। बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहता है पाकिस्तान, ये बहुत से जानकार बहुत समय से कहते आए और हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये भी कि वहां की पाक समर्थित जो पार्टी है वो इस हिंसा को भड़का रही है, उपद्रवियों को उकसा रही है। जमाते इस्लामी जो कि पाकिस्तान समर्थित पार्टी है और वहां आईएसआई कनेक्शन की भी जांच करा रही है शेख हसीना कि इस हिंसा के पीछे आईएसआई कनेक्शन क्या है। तो ये तो बांग्लादेश की बात हुई। बड़ी खबर आपको बता देती हूं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है वहां से भारतीयों की वापसी जारी है। बांग्लादेश से भारतीयों की वापसी जारी है।
भारतीय स्टूडेंट्स, भारत के लोग जो वहां काम कर रहे हैं, वो लगातार भारत वापस लौट रहे हैं। अब तक 4000 भारतीय छात्र वापस लौट चुके हैं इस हिंसा के चलते। तो इस हिंसा के चलते, तो ये हिंसा बांग्लादेश में, इसके पीछे आईएसआई की जांच हो रही है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, और वो तस्वीर इंग्लैंड की है। इंग्लैंड की तस्वीर आपको दिखाऊं कि इंग्लैंड में कैसे एक पूरा का पूरा शहर आग के हवाले हो गया है। ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा का पूरा शहर आग के हवाले हो गया है, धुआं धुआं शहर हो गया। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि वहां के इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वहां पाकिस्तान मूल के जो लोग हैं वो किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं और पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की वाहनों को तोड़ डाला। ये तस्वीरें ब्रिटेन से आई, यहां भी पाक कनेक्शन है। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं कि कैसे ब्रिटेन में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे भी पाकिस्तान कनेक्शन है। ये रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें दुनिया के दो धधकते देशों की, दोनों ही मुल्कों में हिंसा की आग भड़की है। वैसे तो बांग्लादेश और ब्रिटेन की दूरी 8000 किलोमीटर है, मगर दोनों ही जगह हिंसा की आग में घी का काम कर रहा है पाकिस्तान। जहां जहां बवाल हो रहा है वहां पाकिस्तानियों का हाथ होने का शक है। सबसे पहले ब्रिटेन के लीड्स की ये तस्वीरें देखिए। ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग किस तरह से हिंसा के सूत्रधार बने हैं, ये वीडियो भी देखिए। इसमें एक शख्स बस को लाइटर से जला रहा है। पीछे लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अब यहाँ नजर डालिए, हालात काबू करने की कोशिश करने वाली पुलिस को ही उपद्रवियों ने दौड़ा दिया। छोटा सा विवाद दंगे में तब्दील हो गया, तोड़ फोड़, बवाल और बसें फूंक दी गई, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, जिसके बाद सुबह भयानक मंजर दिखा। ये भी जान लीजिए कि लंदन के मेयर पाकिस्तानी मूल के हैं और लीड्स शहर की ज्यादातर आबादी पाकिस्तानियों की है। यहाँ कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम काउंसलर भी चुने गए थे, तो कुछ इस तरह से जश्न हुआ था। क्या ब्रिटेन का इस्लामीकरण हो रहा है? क्या कभी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन पर अब पाकिस्तानी चरमपंथियों का राज है? वो जो आ रहे हैं इमिग्रेंट्स काफी सारे, वो आ भी इसी कारण रहे हैं कि इन यूरोपियन देशों की गलती रही है। इन्होंने वॉर्स करी हैं मिडिल ईस्ट के एरिया में, पूरे के पूरे देश तबाह हो गए, स्टेबल नहीं हो रहे, तो वहां से ऑब्वियसली अब इमिग्रेंट्स निकल रहे हैं और वो यूरोप की तरफ आ रहे हैं। ब्रिटेन ही नहीं, बांग्लादेश को जलाने के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि आईएसआई पर आरक्षण विरोधी भीड़ को भड़काने का आरोप है। बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में रेडिकल मुस्लिम्स हैं, ओके, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बेस हैं, पाकिस्तान से कनेक्शंस हैं, चाइना बैक्ड ग्रुप्स भी हैं जिनको चाइना पैसा देता है कुछ, ओके। तो उन सब ग्रुप्स का जो अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा दिखता है, तो ये मूवमेंट केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, एक ओवरऑल एंटी सरकार हटाओ रेवोल्यूशन लाओ वाली हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है रिजर्वेशन को लेके, जिस तरह से वहाँ के तालिबे इल्म या स्टूडेंट्स को उकसाया जा रहा है, इसमें यकीनन आईएसआई का हाथ है और आईएसआई भी इसको चीन के निर्देशन पे ये कर रही है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं, पूरा देश धधक रहा है, मारकाट मची है, सड़कों पर उपद्रवियों का कब्जा है, पुलिस से हालात नहीं संभले तो सेना मोर्चे पर है, भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। अगर हमारे भारतीय नागरिक या बच्चे हैं उनको सुरक्षित यहाँ लाया जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। बांग्लादेश कब शांत होगा कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कब बाज आएगा, क्योंकि भारत, बांग्लादेश और ब्रिटेन का विलेन एक ही है, कट्टरपंथी आतंकिस्तान। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। मेजर जनरल एसपी सिन्हा स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुशील पंडित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और विवेक श्रीवास्तव जी
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत। रोबिंदर सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले मेरे जनरल सिन्हा आपके साथ कर रही हूँ। ये जो तस्वीरें हमने देखी हैं, आज खबर मैं यही उठा रही हूँ कि आगजनी की तस्वीरें, एक पूरे के पूरे शहर को फूंक डालने की तस्वीरें वहां लीड से आई। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या हो रहा है सर, और बांग्लादेश में शेख हसीना इस बात की जांच करा रही है कि इस हिंसा के पीछे आईएसआई कनेक्शन तो नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए, विश्व में कहीं भी यदि आतंकवाद की घटना होती है तो उसका जड़ आपको आईएसआई और पाकिस्तान में मिलेगा। ओसामा बिन लादेन कहाँ था? अबोटाबाद में। अबोटाबाद में प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? आईएसआई। तो ये तो मान के चलिए, क्या जो देश हाफिज सईद को टेररिस्ट घोषित करने में घबराता है और स्टेट प्रोटेक्शन देता है, और जनरल मुशर्रफ उस आदमी को बोलता है कि नेशनल हीरो है, ये हमारा नेशनल हीरो है, नेशनल एसेट है। एक आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ, डिक्टेटर जो हो रह चुका है, वो इतना महिमा मंदन करता है एक आतंकी का। जब यूएनएससी उसको आतंकी घोषित करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट दी जाती है। ये पाकिस्तान, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के उसकी सोच है। समस्या ये है, आप कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है वो भगवान का स्वरूप होता है, एकदम इनोसेंट, भगवान का एग्जैक्ट कॉपी होता है, इनोसेंट। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो है जिहादी मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको जहर डाल जाता है मदरसा में, और मदरसा में ये कहा जाता है ये जिहाद करोगे तो जन्नत मिलेगी। ये सब ये गलत रास्ते पर बच्चों को डाल दिया जाता है, और पाकिस्तान की बर्बादी का कारण यही है, रॉन्ग प्रायोरिटीज, प्राथमिकता गलत है। आप यदि बबूल का पेड़ बोइएगा तो आम का फल नहीं होगा। आपको आम का पेड़ बोना पड़ेगा, आर्थिक विकास करना पड़ेगा, सद्भाव रखना पड़ेगा, पड़ोसी देशों से मित्रता रखनी पड़ेगी, और गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आप यदि आतंकवाद एक्सपोर्ट कीजिएगा तब नेगोशिएटिंग टेबल। मैं एक बार बांग्लादेश पर बात करूं, उसके बाद मैं लंदन पे भी आऊंगी। हाँ विवेक जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, डिबेट बांग्लादेश पे है। नहीं, बांग्लादेश पर भी है, पर एक बड़ा क्लियर एक मैसेजिंग है यहाँ पर, और वो ये है कि जहां जहां पर ये हिंसा हो रही है, और मैं डोडा की बात क्यों नहीं करूंगी विवेक जी, आज उसकी भी बात करूंगी थोड़ी देर बाद। खिचड़ी बनाने से क्या फायदा है? नहीं, खिचड़ी नहीं है, ये तस्वीरें आगजनी की है। ये तस्वीरें बांग्लादेश में जो हो रहा है इस वक्त, उस वहां पर शेख हसीना इस बात की जांच करा रही है कि आईएसआई हैंड इस हिंसा के पीछे है। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं, नया नहीं है, लेकिन अचानक से पूरा देश हिल गया, पूरा देश में आगजनी हो रही है, सड़कों पर उतर आए हैं। कौन करा रहा है ये चीज? तो श्रीलंका में भी हुई। वहां भी एक राइट विंग की सरकार थी, फांसीवादी। तमिल के जितने जो तमिलवासी थे सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन्होंने एलटीटी को खत्म किया और सिंघाली रूल को वहां पे पूर्णतः स्थापित किया। लेकिन धर्म की आड़ में जो रॉन्ग डूइंग श्रीलंका में हुई, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हुई, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा। उसमें भी आईएसआई का हाथ था क्या? ये हर चीज के लिए चाइना, पाकिस्तान, विदेशी ताकत कब तक करते रहेंगे? बांग्लादेश हैज मिसमैनेज्ड द एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ऑफ इट्स नेशन, और भारत भी वही कर रहा है। यहां नीट की परीक्षा आपकी लीक, नेट आपका बैन, फिर आप उसमें भी कहेंगे साहब आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ था। विवेक जी, वो दिन कब आएगा जब हम अपने समस्या को फेस करें ना? तो समस्या को फेस ही करते हैं, जब समस्या को फेस करते हैं। और नहीं विवेक जी, समस्या ये है कि जब समस्या को फेस करके एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है या फिर बालाकोट स्ट्राइक की जाती है, तो उस पर भी आप लोग सवाल उठाते हैं। उठाते नहीं है क्या? क्यों ना उठाएं? उस पर भी सवाल उठाते हैं। आप बोल रहे क्यों ना उठाएं? उस प्रॉब्लम को फेस कर ही वो सोल्यूशन निकाला गया। इसीलिए मैं जब डोडा की बात करूंगी तो इसकी भी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं जरा एक बार बांग्लादेश पर रिएक्शन ले लूं। आपने कहा कि इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम। कर्नल सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह से एक वहां की सरकार की बात मैं कर रही हूं, और बहुत से एक्सपर्ट्स इस बात की इसको उठाते हैं कि वहां पर लगातार एक अनरेस्ट फैलाने के पीछे पाकिस्तान रहा है। दो बातें हमें बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। अगर किसी पैनलिस्ट को लगता है कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, तो अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो भी उनका इंटरनल मैटर है। कहीं ना कहीं उन्हें शक है, उनका हक है कि हमारे यहाँ एकदम से 4 दिन के अंदर एक सिटी से जो प्रोटेस्ट है वो सडनली पूरी की पूरी कंट्री में कैसे हो गया, तो उनका हक मारा तो नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी क्या खासियत है पाकिस्तान में, आईएसआई में, पाकिस्तान आर्मी में, कि इस तरह का ब्लेम उनके ऊपर ना जाए? ऐसे कौन से ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर हैं? क्या उन्होंने कंडेम किया है कि इस तरह की अटैक नहीं होनी चाहिए, इस तरह की अनरेस्ट नहीं होनी चाहिए? कोई संवेदना व्यक्त करी है? मैं कहता हूं एज इंडियंस हम संवेदना जरूर रखते हैं,
बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हम हर तरीके से उनकी मदद करना चाहेंगे अगर इस तरह का कोई एंगल सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री का है। क्यों? क्योंकि वो मेरा नेबरिंग कंट्री है, वहां पर मेरे 15,000 लोग हैं, 8,500 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। मैं क्यों नहीं कंसर्न हूं अपने इवन नेपाल और भूटान के लिए? ये तो बांग्लादेश तो फिर भी बड़ा सिटी है मेरे हिसाब से। ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान का फायदा बता दें जरा। सर मैं एक सेकंड बता देना सर, मैंने पाकिस्तान का क्या फायदा है डिस्टेबलाइज करने में बांग्लादेश को? सर मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूं? एक सवाल पूछा मैंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि इंटरप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, एक सवाल पूछा है आपसे। आपको पाकिस्तान का क्या बेनिफिट लग रहा है कि अगर बांग्लादेश में मुझे हैरानी नहीं होगी अगर विवेक जी व्हाट विल पूछेंगे कि पाकिस्तान को इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में क्या फायदा है? सेकंड्स और चाहिए। प्लीज बोले सर, आई एम हर्ट ओनली नॉट बिकॉज ऑफ दिस। मैं आपके पर्सनल अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूं, मेरे दिल से खिलाफ हूं। जब आप कहते हैं, जब सुचरिता जी ने बोला कि स्ट्राइक पर आप सवाल करते हैं, तो आपका ये जवाब मुझे हर्ट कर गया कि क्यों ना करें। देखिए मैं नीचे मैं जब बात कर रही हूँ तो इस बीच भारत सरकार का फैसला आया है, नीचे ब्रेकिंग चल रही है। मैं जरा अपने दर्शकों को बता दें कि हिंसा के कारण जो रेल सेवा है बंधन एक्सप्रेस वो रोकी गई है। अब आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, कि बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रही हूं। ये ब्रेकिंग आ जाए तो इसे चला दीजिए, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बीच ये रेल सेवा इसे बंद कर दिया गया है। ये भारत सरकार ने फैसला लिया है। जिस तरह से वायलेंस वहां बढ़ रहा है, उसके बाद ये फैसला लिया गया, कोलकाता और ढाका के बीच पे ये एक्सप्रेस रद्द की गई है। अब जो बात, रोबिंदर जी आपके पास आते हुए फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं। रोबिंदर जी, यहां पर विवेक जी कह रहे क्या फायदा है? हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इस वक्त बांग्लादेश हो, हम तो खुद जानते हैं कि हमारे देश में, हमारे घर में किस तरह से एक आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान है, और उसके फेवर में बोलने वाले क्यों? तो certainly, I mean, पाकिस्तान को फायदा क्यों, क्या है? अरे काफी फायदे हैं। हमारे बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी होती है, हमारे बॉर्डर से इलीगल रिफ्यूजीज आ सकते हैं, उन रिफ्यूजीज के अंदर मिक्स होकर कोई कट्टर आतंकी भी आ जाएंगे, राइट? एक तो ये सबसे छोटा बेसिक बात है। अगर बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस होती है, लॉलेसनेस होती है, कयास होता है, तो लोग भागते हैं नेचुरली, राइट? और उसमें अव्वल तो इलीगल आ गए और दूसरा उनके साथ मिक्स्ड आतंकी भी आ गए। हमारी नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट फायदा है। और जितना भारत को चुनौतियां फेस करनी पड़े किसी भी साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड साउथ, उतना पाकिस्तान को फायदा है, उतना चाइना को फायदा है कि भारत की प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमारी जो भी हो रही है, हमारी इकोनॉमी पे रोक लगे, हर्डल्स लगे, हमारी गवर्नेंस पे, हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंसेस बढ़े। तो एब्सोल्युटली डायरेक्ट फायदा है पाकिस्तान को अगर बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस होती है अगेंस्ट अ गवर्नमेंट जो कि भारत के प्रति पॉजिटिव मानी जाती है। एंड पाकिस्तान को एक और फायदा है इसमें कि बांग्लादेश में ग्रोइंग इस्लामिजाइजेशन, पाकिस्तान भी इस्लामिक स्टेट है, और यहां पर आप देखिए बांग्लादेश के जैसे हाल जा रहे हैं, केवल मामला कोटा का नहीं है, कोटा का मामला यस इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और भी चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मान लीजिए कि 15 साल से शेख हसीना एक ही पार्टी पावर में है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है, पर उन सब के साथ रेडिकल एलिमेंट्स, वहां जमात इस्लामी आप जो कह रही हैं, ये 71 की वॉर से इनको इंडिया से परेशानी है। इनको ये था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ये हिस्सा रहे और हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी रहे। ये नहीं चाहते थे बांग्लादेश एज ए इंडिपेंडेंट नेशन खड़ा हो, और ये वही सोच विचार चला आ रहा है। और बड़ी खबर बताऊंगी मेरे जनरल सेना। हाँ, जब आपके पड़ोस के पड़ोसी के घर में आग लगे तो उसकी लपटें आपको कष्ट दे सकती हैं। Yes. समझिए, पहली बात। दूसरी बात, रिफ्यूजी प्रॉब्लम। तीसरी बात, इन्फिल्ट्रेशन होगा। हाँ. चौथी बात कि जो हमारा पड़ोसी खुश नहीं है वहां आग लगी हुई है, तो हम भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं। Yes. ये इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड है। आपको आइसोलेशन में नहीं दे सकते कि बांग्लादेश में हो तो हमें क्या मतलब है, क्योंकि पड़ोसी है। इसीलिए हम लोग पाकिस्तान से भी चाहते हैं कि मैत्री हो, क्योंकि पड़ोसी देश है, उसका भी भला हो, लेकिन उसका तो रास्ता ही अलग है। जिहाद तो करते रहो, जिहाद, अपनी आर्थिक व्यवस्था बर्बाद करते रहो। और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि वहां पर यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई है, छात्रों को घर जाने के लिए कहा गया, उन्हें निकाला गया है, इंटरनेट बंद हो गया है। ये सारे डेवलपमेंट्स अगर हम चला सके, खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये कि बांग्लादेश में कई यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है, स्टूडेंट्स को वहां से घर जाने के लिए कहा या निकाला गया है,
और इस वक्त पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट को भी ठप किया गया है। मैं आपको यह भी बताऊं कि जब हम ये स्टोरी कर रहे थे तो हमने कोशिश की कि बांग्लादेश से कुछ लोगों को यहां पर जोड़ सके और उनको इस शो में जोड़ सके और उनसे बात कर सके, लेकिन वहां इंटरनेट सेवा ठप है, इसीलिए उनको बिठाना या उनसे बात करना मुश्किल है। अब आप ये देख लीजिए कि इस एक देश में हिंसा किस कदर हो रही होगी कि उन्हें वहां पर इंटरनेट को भी ठप करना पड़ा है। मैं ये तस्वीर दिखा रही हूं बांग्लादेश की, और जैसा मेजर जनरल सिन्हा ने कहा कि इस बीच आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते क्योंकि आपका पड़ोसी देश है, वहां जो होगा उसका असर आप पर ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक तस्वीर ब्रिटेन से जो आई मैं वो भी दिखा रही हूं, और ब्रिटेन में जिस तरह से आगजनी हुई लीड्स सिटी में, वहां पर एक पूरा का पूरा जो पुलिस को दौड़ाकर वहां भगाया गया, वो जरा तस्वीरें दिखाइए। पुलिस को वहां दौड़ा दिया गया, वहां पर आगजनी की, गाड़ियों को आग लगा दी, बसों को आग लगा दी, वहां पर सामान फूंक दिया गया, पूरा शहर जल रहा है, ये सब हुआ। और फिर बहुत से लोग कहते हैं ये इस्लामोफोबिया है कि आप कहते हैं कि वहां पर रह रहे लोग ये करते हैं, लेकिन आप एक डर फैलाते हैं एक धर्म के खिलाफ। लेकिन वहां पर ज्यादातर रहने वाले जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है वो पाकिस्तानी है। वहां पर इस लीड्स शहर में पाकिस्तान मूल के बहुत से लोग रहते हैं। और उसके बाद जो पुलिस का स्टेटमेंट आया, मैं प्रेम कुमार जी अगर आप सुन रहे हैं, सुशील जी जुड़ गए हमारे साथ, सुशील पंडित जी, जो पुलिस का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है मोस्ट ऑफ देम बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, उन्होंने ये हिंसा को और बढ़ाया है। ये मैं पुलिस स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। आज यही बात कर रहे हैं कि कितनी समस्याओं को की जड़ में पाकिस्तान है। सुशील जी, सुशील जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सुशील जी की आवाज नहीं आ रही, मैं वापस आऊंगी। प्रेम कुमार जी, आप पे आते हुए, ये जो पाकिस्तान, ये जो हम इंग्लैंड में देख रहे हैं तस्वीरें, ये कोई, अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसके पीछे आप इस्लामोफोबिया कह दीजिए, लेकिन ये तस्वीरें जो आई हैं वहां पर जिस तरह से जश्न मनाए गए थे जब वहां पर एक मुसलमान काउंसलर चुने गए, और उससे पहले हमने देखा है कि वहां जो मेयर हैं वो तो तीसरी बार हैं, सादिक खान जो लंदन के मेयर हैं। तो ये हो क्या रहा है वहां पर भी? एक ये जो हिंसा फैलाई गई है, इसमें ज्यादातर पुलिस स्टेटमेंट ने कहा कि पाकिस्तानी मूल के लोग थे। प्रेम कुमार जी, सुचरिता जी, देखिए, जो जिस नजरिए से आप देख रही हैं हो सकता है सही हो, और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के लोग किस नजर से हमें देखते हैं। ये कमिंग अप गलत। हाँ, पाकिस्तानी या एशियाई समूह के लोग सब एक ही तरीके से चित्रित देखे जाते हैं। आज अगर पाकिस्तान के लिए नफरत वहाँ फैलेगी तो कल हिंदुस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी इधर से गए होंगे, वहाँ भी नस्लीय हिंसा का रूप लेगा। इसलिए ये खुश होने का समय नहीं है। अगर पाकिस्तान के लोग किसी धार्मिक वजह से, किसी और इस वजह से कि मध्य पूर्व में इंग्लैंड का क्या रुख है, इसलिए वहाँ की सरकार से असंतुष्ट हैं, तो ये प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत है। लेकिन ये चिंताजनक है, क्योंकि इस प्रतिक्रिया का परिणाम एशियाई मूल के प्रति हिंसक व्यवहार में तब्दील हो सकता है। हमारी चिंता यहाँ पर है। जी बिल्कुल सही, आपकी चिंता हमारी चिंता है। हम इसीलिए कहते हैं कि जो वहां हो रहा है, जब आप वहां के जो बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बाहर सब कॉन्टिनेंट मूल के लोग हैं, उसमें भारतीय भी है, बांग्लादेशी भी है, पाकिस्तानी भी है, लेकिन उसका जो वहां पर पाकिस्तानी मूल के लोग कर रहे हैं उसका असर भारतीयों पर भी पड़ेगा। सुशील जी, आज एक बड़ी ब्रॉडर डिबेट है कि जो कुछ हो रहा है, हम तो भारत में कब से ये देख रहे हैं, अब वहां ब्रिटेन में भी उसके पीछे भी पाकिस्तान, यहां बांग्लादेश में उसके पीछे भी क्या पाकिस्तान? सुशील जी। सुचरिता जी, मैं यहाँ पर एक आपके दर्शकों की जानकारी के लिए और पैनलिस्ट के लिए कह दूं, पहले सबको नमस्कार जी, कि एक समय था जब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और भारतीय मूल के लोग सभी दक्षिण एशियाई कहे जाते थे, साउथ एशियंस। यस। लेकिन अब समय काफी बदला है। भारतीय और पाकिस्तानी अलग अलग नजरिए से देखे जाते हैं, बांग्लादेशी पहचाने जाते हैं अलग। हमने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि हमारी जो यहाँ उठना बैठना है, रहने का तौर तरीका है, हमारा जो यहाँ के समुदाय में, यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के परिवेश में योगदान है, उसको अब पहचाना गया है। और भारतीयों को दक्षिण एशियाई चट्टे बट्टे में शामिल नहीं किया जाता। ये समझ, ये शऊर यहाँ पैदा हुआ है, बात एक। दूसरी,
यहाँ जो बांग्लादेशी मूल के निवासी हैं, बहुत अधिक संख्या में ये वो लोग हैं जो 1971 में मुक्ति संग्राम के विरुद्ध खड़े थे पाकिस्तान के पक्ष में, और फिर भाग करके यहां आए क्योंकि उन्हें पता था कि वहां परेशान होने वाले हैं। उसके बाद भी अन्य बांग्लादेशी आए यहां, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उन बांग्लादेशियों की है जो 1971 में यहां चले आए थे, 1971 के बाद फौरन चले आए थे क्योंकि वो द्रोही थे उस मुक्ति संग्राम के। तीसरी बात, यहां आकर भी जो एक इस्लामिक आइडेंटिटी है वो ओवरराइडिंग आइडेंटिटी बन जाती है। वो फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, सोमालिया, इराक, मिस्र और ट्यूनीशिया के साथ भी जुड़ जाती है। वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक हो जाती है और फिर यहां वो एक बड़ा हुजूम बन जाती है। इस बार भी जो दंगे हुए हैं उसमें मीरपुर के पाकिस्तानी, पंजाब के पाकिस्तानी, सिंध के पाकिस्तानी और बांग्लादेश के पाकिस्तानी ही नहीं, बांग्लादेश के मुसलमान ही नहीं, बाकी अन्य क्षेत्रों के मुसलमान शामिल होकर के, क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर इकट्ठा होने वाली भीड़ है और इन्हें केवल मौका चाहिए, बहाना चाहिए। अगर सुदूर बांग्लादेश में कोई घटना हुई है उसके विरोध में वो यहां पर गाड़ियां जला देंगे, पुलिस को पीटेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उद्दंडता बढ़ती जा रही है और ये पावर प्रोजेक्शन है, ये आक्रामकता का और एक जारहाना प्रवृत्ति का, एक एग्रेसिव मेंटालिटी का प्रतीक है। और वो उसका असर सब पर पड़ता है सुशील जी। ये ब्रॉडर तस्वीर यही है, क्योंकि बहुत से भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं और सिर्फ वहां नहीं है, वहां पर बहुत सारे, हम तो पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं विवेक जी, हम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, और वहां पर वो जिस तरह दंगा फैला रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं तस्वीर। पुलिस दौड़ रही है, पुलिस को दौड़ा दिया, गाड़ियों को आग लगा दी। इसको कौन सही कहेगा? इसको सही कौन कहेगा? सुशील पंडित जी, पैलेस्टीन इज नॉट एन इस्लामिक प्रॉब्लम। सऊदी अरेबिया नहीं सपोर्ट करता, ना ही जितने मुसलमान देश हैं उनमें से इक्के दुक्के को छोड़ करके। पैलेस्टीन इज नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम सर। ये तो पहले अपने दिमाग को दुरुस्त करिए आप और थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए आप। पैलेस्टीन को इंडिया ने समर्थन दिया, नेहरू से लेकर के वाजपेयी तक, इंक्लूडिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि पैलेस्टीन इज अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज। सर विवेक जी, इंडिया से कंपैरिजन मत करिए, इंडिया से कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि इंडिया जो है वो पैलेस्टाइन के साथ साथ इजराइल का भी पक्ष उठाता है, वो सब देशों का पक्ष उठाता है। मुसलमानों को तो इंडिया से कंपेयर मत करिए। बांग्लादेश में मुसलमान है, पाकिस्तान में भी मुसलमान है। एक तरफ कह रहे हैं साहब यहाँ का ऐसा, यही लोग मानवाधिकारों के पक्ष में अन्य मुद्दों पर भी आते हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि फिलिस्तीन में उनको मुसलमान दिखते हैं, वरना किसी और मुद्दे पर ये इकट्ठे नहीं आते। मानवाधिकारों का हनन सिर्फ पहले भारत में की नहीं हो रहा। पॉलिसी पढ़ लीजिए। आप यूक्रेन के मुद्दे पर आए, ये लोग सपोर्टर हैं तो यूक्रेन के वाजपेयी का स्टैंड पढ़ लीजिए आप। लंदन की सड़कों पर पैलेस्टीन इज नॉट एन इस्लामिक प्रॉब्लम, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय 90% इस्लामिक कंट्रीज। उस मुद्दे पर आए, हाँ, ये आपको पता नहीं है शायद, क्योंकि और अभी भी ईरान एक सपोर्ट कर रहा है उसको। मुसलमान भाई दिखते हैं, आपको हर जगह पे मुसलमानों का एक दल दिखता है जो दंगे करता है। आपको इंडिया में किसी और मुद्दे पर क्यों नहीं 85% हिंदू, क्या हम 1947 से अब तक अपने देश के प्रति ऑनेस्ट रहे? भ्रष्टाचार मिटाया हमने अपने देश को, हमने नहीं मिटा क्या? बांग्लादेशी नहीं निकले, अपनी समस्या हटाओ, पाकिस्तानी नहीं निकले, नौकरियां हम नहीं दे रहे अपने बच्चों को, पेपर हमारे लीक हो रहे हैं। ये केवल ब्लेम डालोगे मुसलमानों के ऊपर आप। अच्छा एक सेकंड, क्योंकि फिलिस्तीन देखिए पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं विवेक जी, जो एक पाकिस्तान कनेक्शन है अंडरलाइंग, वो बड़ा क्लियर है इसमें। और प्लीज आप यहां पर आकर डिबेट में पाकिस्तान, इसको हटाइए जरा, में पाकिस्तान और मुसलमान एक मत करिए, क्योंकि मैं वो नहीं कर रही हूं, लेकिन वो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान वहां डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। हर जगह जाकर एक आग लगाने के पीछे पाकिस्तान है। सिंगल लीजिए जरा, एक सेकंड विवेक जी, मैं एक चीज, नहीं ताकतवर नहीं है सर, ताकतवर नहीं है, लेकिन आतंक फैलाने का एक्सपर्ट है। ताकतवर नहीं है लेकिन आतंक फैलाने का एक्सपर्ट है, हिंसा फैलाने का एक्सपर्ट है, इस बात को मान लीजिए। वरना आप अभी भी जब आतंक फैलता है तो हिंदुस्तान पर उंगलियां उठाते हैं, पाकिस्तान पर नहीं उठाते। मेरा सवाल यह है कि वो करना स्टार्ट करिए। मैं जानती हूं कि हमें भी बहुत सारे लूपहोल्स पे काम करना है सर, हमें देश बतौर एक देश बहुत सारे लूपहोल्स पे काम अपनी समस्या को खुद हम टैकल करें ना, अपनी समस्या को ढकना नहीं है। सरकार पाकिस्तान आई एग्री विद यू,
बिल्कुल अपनी समस्या बच्चों के को दर्जा पेपर दिए। लीक हुए, लेकिन उत्तर है उन्हें नरेंद्र मोदी के उन्हें पास। आरोपी बोलना बंद कर दे। वो करते हैं इंसा, वो फैलाते हैं आतंकवाद, तो वो बोलना बंद कर दे। नहीं बोलना बंद करेंगे। मैं एक बड़ी खबर भी बताऊं, उससे पहले बताती हूं, जरा ग्राफिक लीजिए कि इस वक्त डोडा में जो हो रहा है, मैं डोडा पर भी आना चाहती हूं कर्नल सिंह, बिकॉज मैं सिर्फ ब्रिटेन की और बांग्लादेश की बात नहीं कर रही हूं, हिंदुस्तान की भी बात कर रही हूं। जो डोडा में हो रहा है, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ी बैठक ली है और जम्मू के संदर्भ में यह बैठक है। जेएनके दौरे पर इस वक्त आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं और यहां जम्मू की मैं बात कर रही हूं। जम्मू में कैसे जो सेना की तैनाती है उसे भी बढ़ाया गया है। जम्मू में बड़े आतंकी मूवमेंट का शक है और इसी के चलते जिस तरह से हमले होते रहे हैं, 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकी छिपे होने ऐसे सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है। अब ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत घातक हो सकता है। टेरर नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए सेना एक्टिव है और ये जम्मू जो पूरा रीजन है, 4000 सैनिकों की ब्रिगेड वहां पहले उतारी और जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि क्या कोई बड़ा ऑपरेशन जम्मू को देखते हुए होने वाला है। मैं एक बड़ी खबर बता देती हूं, जो बड़ी खबर जरा चलाइए अमित। बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है और उस बड़ी बैठक में आईबी और रॉ के अधिकारी, जो बड़ी बैठक हुई है उसमें आईबी और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए हैं और इसीलिए सवाल यह है मेजर जनरल सिन्हा कि ये जो जम्मू में हो रहा है उसे लेकर आपको लग रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन, उसका प्लान पूरी तरह तैयार कर लिया, आर्मी चीफ ने अफसरों के साथ बैठक की है? डेफिनेटली कर लिया होगा और मेरा विश्वास है कि जैसे 2003 में हमने सर्प विनाश का पूरा वहीं उठाया था और काफ़ी सफलता भी मिली, अब सर्व विनाश करने का मौका आ गया है। देखिए जम्मू में प्रॉब्लम यह है कि जो फॉरेस्ट इतना डेंस है और माउंटेन से घिरा हुआ है कि आपको 10 गज पे भी अगला कहाँ कौन बंदा खड़ा है आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप कैसे हर एक इंच को तो आप सिक्योर कर नहीं सकते, उसी का आतंकी फ़ायदा उठाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं। यहाँ जम्मू में OGW हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स है, वो सपोर्ट करते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं, खाना देते हैं, रात को शेल्टर देते हैं, आर्मी के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं उनको कि भागो वहाँ से आने वाली है फौज। तो सवाल ये है कि अब समय आ गया है कि हमको काउंटर ऑफेंसिव करना पड़ेगा और जो ट्रुप डेंसिटी है, ट्रुप सोल्जर टू ग्राउंड जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सरकार 3000 ट्रुप्स वहाँ एडिशनल ट्रुप्स भेजी है और 500 स्पेशल कमांडो भेजी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई जो आतंकी आता है कहीं ना कहीं तो उसका फर्म बेस है। आर्मी में उसको हम लोग फर्म बेस बोलते हैं, हाँ। या लॉन्च पैड है, हाँ। वो फर्म बेस कहाँ है, कैसे उसको लोकेट किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि एवरी इंच ऑफ ग्राउंड आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं और हर एक जगह ये आतंकी नहीं हो सकते। इनका एक कुछ फेवरेट प्लेस जो बैठक हुई है उसमें सीआरपीएफ बीएसएफ के डीजी भी मौजूद रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूं कि एक इलाज बहुत जरूरी है सभी फोर्सेस का। हाँ, सिनर्जी नहीं होगा। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल सिन्हा, बड़ा ब्रिलियंट रिकॉर्ड रहा है इनका इंडियन आर्मी में, एंड आई रिस्पेक्ट द आर्मी, आई रिस्पेक्ट द जनरल इन पर्सन। हमने बहुत डिबेट्स इकट्ठे करी हैं सर। 2019 में भी हम और आप एक ही डिबेट में थे जब 370 को हटाया गया था। उस डिबेट में मैंने कहा था कि 370 के मेजॉरिटी क्लॉजेस कांग्रेस की पहली तत्कालीन सरकार एक एक करके कंसल्टेशन के साथ हटा चुकी हैं। 1 या 2 क्लॉज रह गए थे जिसको इस सरकार ने झटके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिना असेंबली में पारित किए हटाया। राहुल गांधी को, कॉमरेड येचुरी को, बाकी लोगों को विजिट नहीं करने दिया गया कश्मीर। ये नारा लगाया गया थिंग्स विल नॉर्मलाइज इन 3 months सर, और आपने गारंटी दी थी उस वक्त। लेकिन आज कश्मीर नॉर्मल नहीं है। क्या आज भी जनरल सिन्हा कहेंगे कि 370 हटाना गलत है, सही था या गलत? नहीं पर कश्मीर, अच्छा एक मिनट, इसमें क्लैरिफिकेशन जरूरी है। वो गिमिक जो मोदी सरकार ने किया था, क्या उसके बाद आप आतंकवाद को रोक पाए? कश्मीर और जम्मू में भी एक डिफरेंस है, वो भी जरा बताइए, क्योंकि हमने कश्मीर में ये नहीं हो रहा है, ये जम्मू में हो रहा है। एक बार कर्नल सिंह एक बार सर, आप ही ने शुरुआत करी थी कि जो मुद्दा है उस पर रहेंगे। 370 आज का मुद्दा नहीं है। मैं आपके साथ कभी भी डिस्कस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हमें सुचारिता के प्रोग्राम के हिसाब से जरूर चलना चाहिए। इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? जिसके अंदर आईबी और रॉ इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इंटेलिजेंस बाहर का मुझे अंदर चाहिए और अंदर का भी चाहिए।
सीआरपीएफ, बीएसएफ और लोकल पुलिस उसमें इन्वॉल्व है। दैट मीन्स सिटीज के इंटरनल सिचुएशन को हमने स्टेबलाइज रखना है, तभी तो जाकर आर्मी जो भी ऑपरेशन करेगी कर पाएगी। हम देखिए चीज़ों को मिलाने की कोशिश करिए, फैलाने की नहीं। मिलने वाली बात यह है इस समय कि जम्मू रीजन अपने आप में कश्मीर रीजन से बिल्कुल अलग है। पहली बात, एक पूरी की पूरी रेंज बीच में आती है। आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5-2 साल में, और काफ़ी टाइम हो गया अब तो मैं कहूँगा कि बारामूला आतंक फ्री हुआ, उसमें फिर से आ भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हुआ। काफ़ी हद तक 5 डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादा अफेक्टेड थी वैली के अंदर, उसमें कुछ हद तक स्टेबलाइजेशन आया। उस वजह से आपने देखा कि वहां पर हमने थोड़ा ट्रुप्स डेंसिटी कम करी। यही सिचुएशन हुई थी जम्मू रीजन में जब हम वहां थे 90s में, कि चीजों को ठीक किया गया, हैंडओवर हुआ, और अब आप देख रहे हैं उसका रिसर्जेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि टेररिस्ट एक डायरेक्ट लिंक में पाकिस्तान के साथ है। और सर, मैं आपका सवाल पूछने से पहले आंसर करूंगा कि हम पाकिस्तान को फिर से क्यों ले आए। मैं इसलिए ले आया पाकिस्तान को कि इन टेररिस्ट के पास से अकेला एक वो प्रूफ मिला है कि वो है कम्युनिकेशन सेट, चाइनीज कम्युनिकेशन सेट विद सैटेलाइट लिंक, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल। नहीं, बट करण सिंह, इसमें बड़ा सवाल ये है, मेजर जनरल सिन्हा, मैं आपसे ही पूछूंगी और सुशील जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मेजर जनरल सिन्हा, ये बात तो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी हैंड है। मैं विवेक जी के इस बात में इनके साथ हूं कि हमें एक कदम कुछ उठाना पड़ेगा। हम बार बार ये सुनते रहते हैं और हमें पता चल रहा है कि हमारे जवान हमारे देश के लिए जो अपनी सेवा देते हैं वो शहीद हो रहे हैं, वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। ये इतना नंबर ऑफ एस्केलेशंस जो हो गए हैं जम्मू में, इसका जवाब क्या है? और ये पूरा देश पूछ रहा है कि इसका जवाब कब मिलेगा, क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी थिंकिंग? जवाब बहुत साफ है। जब तक पाकिस्तान मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता था आर्मी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कोई फैसला लेंगे, क्या पाएंगे, क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, ये एनालिसिस। यदि जिस दिन पाकिस्तान को हम कन्विंस करने में सफल हो गए कि यदि हमारे 10 आदमी मरेंगे तो उसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान को बहुत हेवी पड़ेगी, पाकिस्तान 50 बार सोचेगा हरकत करने से। वो थेथर है, वो फिर करेगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक भय तो रहेगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए वक्त आ गया है कि वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स, स्ट्रेटजिक लोकेशंस जो है पाकिस्तान में, उसको टारगेट करने की जरूरत है ताकि सबक जाए। और मुख्य दोषी कौन है? मुख्य दोषी है ISI, उसको टारगेट करने की जरूरत है। नहीं तो 1947 से तो हमारी बहनें बेटियां विधवा हो रही हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक पाकिस्तान जिंदा है तब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकती। जगह बदलता रहेगा, हिंदुस्तान में आतंकवाद होता रहेगा। एक ही सजा उसको देनी है, कॉस्ट बेनिफिट, कीमत, कॉस्ट एस्केलेशन करो, बढ़ाओ कीमत को, कि वो बदमाशी करे तो उसको एक कीमत चुकानी पड़े। हमने किया ना, सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद मुझे सिर्फ, पर ये अपने देश में, मेरा सवाल एक बड़ा, आपके सवाल का आंसर मैं दे दूं कि हम एक प्रोहिबिटिव लॉस पाकिस्तान पर लाएंगे। आप सवाल उठाएंगी कि क्यों लाए हैं, कितना लाए हैं, और अगर उसमें कुछ गलत हो गया तो फिर आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगी? देखिए, चीजों में लगता है टाइम। आप ऐसे नहीं कर पाएंगे कि चलिए जी, लेकिन यस, हम डिमांड करते हैं अपनी सरकार से कि ये एक पॉलिसी बने कि ये प्रेशर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक कंटिन्यू करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली साफ करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह पाएंगे कि चलिए जी एक हमने पुंछ कर दिया, एक हमने नहीं। पर आपको लगता है हम ये कर पाएंगे? आप लोग लगता है हम ये कर पाएंगे? देख लीजिए, आपने ये बात बोल दी है और यहाँ से विवेक श्रीवास्तव ने सवाल उठा दिया, तो आपको लगता है हम ये कर पाएंगे? पॉसिबल कहाँ हो पाएगा? वॉर की बात ही नहीं करी। आप कंटिन्यूएशन में ज्यादा अच्छा मैं समझता हूँ वॉर क्या होती है, मैं समझता हूँ। तो आपने सवाल कर लिया ना, मैंने तो सिर्फ एक ऑपरेशन की बात करी थी। आपने मेरा सवाल यही है, आपने एक ऑपरेशन की बात की, आपने कहा एक सस्टेन्ड सर्जरी चाहिए, जो कि सिर्फ एक बार होकर ना खत्म हो, देयर हैज टू बी इन ऑर्डर अ सस्टेन्ड। उन्होंने उस पर सवाल उठा दिया। मेरा मतलब यही है, मैंने भी तो यही अगर आप एक बड़े एक्शन की बात करेंगे तो उस पर देश में ही सवाल उठाने वाले पहले 100 खड़े हो जाएंगे। क्यों उठाएंगे? यू डोंट नीड, आपको नहीं लगता एक सर्जरी की जरूरत है विवेक जी? मेरे जवान जो है, मेरे जवान, समय क्या पाकिस्तान मेरे जवान किया हुआ है? क्या पाकिस्तान ने वॉर चला रखी है? नहीं चला रखी, लेकिन सब कुछ हो रहा है। सुनिए, आप सब कुछ हो रहा है ना। बात सुनिए, हम अपने जवानों को एक गलत फॉरेन पॉलिसी के तहत सामने कर करके मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। द आर्मी एंड द जवान्स
ये आपने सियासी बना प्रीशियस दिया। है, ये प्रीशियस है गलत पॉलिसी सर। मतलब- सर आपकी सर, नेपाल से बात नहीं को बनती समझाओ। सर, सुन लीजिए एक मिनट, आपकी ये तो नेपाल से नहीं बनती समझाओ। आज, भूटान से नहीं बन रही, आर्मी मालदीव्स हैव गॉन द चाइना वे। आदमी जब जाता है इस कंधे पे क्या वो जाता है, ये आपने कभी जिंदगी में Yes. सोचा भी नहीं होगा। आपको फॉरेन पॉलिसी मैंने ज्यादा ये क्वेश्चन उठाया करनी हुआ है। चाहिए मुझसे। मैंने ये Instead of उठाया backing हुआ this है। government. वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी Their talks नहीं। have failed with तो everyone. कृपया कर नहीं, मुझे वॉर की डेफिनेशन प्लीज मत बताइए। मैंने आपसे ही सवाल पूछा है, क्या पाकिस्तान इज एट वॉर विद इंडिया? इट इज नॉट एट वॉर। हाँ तो बस अच्छा, हिंदी में बात शो है, खत्म हिंदी कर में दी बात ना, करें। सब कुछ हो रहा है, एक बार मैं सब कुछ हो रहा है। आपकी एक बार अपनी मैं रोविंदर जी के पास जा रही हूं। सर, अरे एक सेकंड, फिर? रविंदर जी, फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है। मुझे एक बात बताइए, जो देश अब इस तरह की हिंसा या आतंक का सामना कर रहे हैं, फिर तो हर देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है। भाई बांग्लादेश की भी फॉरेन पॉलिसी खराब है, वहां पर इतने सारे हिंसा हो रही है और वहां पर भी मैंने जैसा कहा कि एक फॉरेन हैंड की बात हो रही है। वहां ब्रिटेन जो दंश झेल रहा है, उनकी भी फॉरेन पॉलिसी खराब है। ये जो एक पूरा एक वायलेंस का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, इसके पीछे कोई सोच है कि नहीं है, या फिर ये सिर्फ सारे देशों की फॉरेन पॉलिसीज ही खराब है? शायद दूसरा है, ये नहीं कि सारे देशों की फॉरेन पॉलिसी खराब है, बातें की चुनौतियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है Yes. सब देशों के लिए कि इन सारी चुनौतियों को जगल करना एक तरह की जगलरी चल रही है, जादूगर जैसे भी मैनेज करे। तो हर देश की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है। अमेरिका की नहीं है, इंग्लैंड की नहीं है, फ्रांस की नहीं है, जापान की नहीं है, हमारी नहीं है। सब देशों की चैलेंजेस है और हर देश की फॉरेन पॉलिसी अपना काम कर रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हर देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है तभी ये सारा हो रहा है, ऑब्वियसली नॉट। दुनिया का माहौल बदल रहा है, बेसिक कुछ फैक्टर्स हैं। हाँ। कोई चीजें फैल रही हैं, रेडिकलिज्म दुनिया में फैल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, डर, एक दूसरे का हेटरेट फैल रही है। इन सब चीजों को लेकर के जो दुनिया में अमेरिका और चाइना दो अलग अलग एम्पायर बनने जा रहे हैं, अलग अलग प्रेशर्स आ रहे हैं, तो इन सब का नेट रिजल्ट है। तो मैं ये डेफिनेटली आई डोंट थिंक एनीवन कैन से कि देश की फॉरेन पॉलिसी खराब है किसी भी देश की। हर देश अपने हिसाब से जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। कुछ सक्सेस होता है, कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कॉमन सेंस लेकर के अपनी नेशनल इंटरेस्ट के फॉरेन पॉलिसी चलना पड़ता है। सुशील जी, कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है या फिर जो पाकिस्तान में हो रहा है, आप ये भी तो देखिए कि किस तरह का वॉलेटाइल एक नेचर उन देशों में है जो हमारे इर्द गिर्द हैं। लेकिन इस सब के बीच हम लोग आगे ही बढ़ रहे हैं। उसके लिए कौन सी पॉलिसी जिम्मेदार है? उनकी तो बात कभी नहीं होती है। हमारे एक बगल में देखिए कैसी हिंसा सुलग रही है, पूरा का पूरा देश। सुशील जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है इस वक्त, मैंने, आप जुड़े नहीं थे, मैंने कहा कि हम किसी गेस्ट को वहां से जोड़ नहीं पाए क्योंकि वहां इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप सोचिए अगर हिंदुस्तान में पूरे देश में इंटरनेट बंद हो जाए तो वो स्थिति क्या होगी? वो बांग्लादेश में है इस वक्त। सुचरिता जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अपनी विदेश नीति पर निरंतर नजर रखनी चाहिए, लेकिन जो हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उन्होंने कभी सोचा कि चीन की विदेश नीति क्या है? किस तरह का विस्तारवाद है जिसका हमें जिसका सामना है? वो कभी पाकिस्तान की विदेश नीति पर बात करते हैं? उन्होंने कभी बांग्लादेश की विदेश नीति पर बात की जिसका 90% असला अस्त्र चीन से आ रहा है? वो चीन पर डिपेंडेंट है आज अपनी पूरी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, और उसका हम पर क्या नतीजा निकलेगा? विदेश नीति पर बात करना, सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन इसको समग्र रूप से देखना, उसमें जब आपके निहित स्वार्थ इन्वॉल्व हो तो आप आंखें मीच लेते हैं। आपका केवल एक ही काम है, तो आपकी बात से एग्री करते हैं में है तो आप सरकार को घेरें, जरूर नहीं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। श्रीलंका आपके साथ नहीं है, मालदीव्स में चाइना प्रमोटेड प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, नेपाल और भूटान अब आंख दिखाने लगे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, आपने खुद बोल दिया। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसी के साथ नहीं बना पाई रिलेशन। अच्छा, सब हमें आग दिखा रहे हैं, लेकिन हम तब भी ग्रो कर रहे हैं भाई। सब हमें आग दिखा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है विवेक जी। दैट इज ऑल्सो रियलिटी। ये भी एक सत्य है कि हमें आग दिखाते रहे, लेकिन हम तो ग्रो ही कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बड़े बड़े देश तैयार हैं। अंग्रेजी में कहा होता है प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन ईटिंग। आज विश्व स्तर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। हमारी पहचान देखिए, हमारी इज्जत देखिए, सब जगह हमारा बोलबाला है। तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? दूसरी बात, क्या हम ये नहीं समझते हैं, नहीं मानते इस बात को कि पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है? हाँ, तो क्या सोल्यूशन है? कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान से बात करो,
फॉरेन पॉलिसी तो बहुत क्लियर है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बहुत साफ है। क्या वाजपेयी जी ने मौका नहीं दिया? दिया। क्या हुआ? कारगिल वॉर। क्या मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के वो नहीं गए अपनी दोस्ती बढ़ाने? क्या हुआ? अब देख रही हैं। सवाल है काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी आग पे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वाजपेयी जी ने मौका दिया, मोदी जी ने मौका दिया, उसके बावजूद यदि कोई किसी की पूंछ टेढ़ी है और टेढ़ी की टेढ़ी रहती है तो उस पूंछ को तो काटना पड़ेगा ना सुचारता जी। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप ये बता रहे हैं कि हमारे रिश्ते किन किन से खराब है, प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, पाकिस्तान से खराब है तो खराब रहे उस देश के साथ, जैसा मेजर जनरल ने कहा कि हमें बात ऐसे देश से करनी ही क्यों है, हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा और हम वो स्टैंड ले रहे हैं और बाकी लोग आंख दिखा रहे हैं। विवेक जी, अगर इससे हम आका जाए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है तो फिर तो हमें हर देश के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। आप ये नहीं सोचते बाकी लोग सरेंडर कर रहे हैं। और एक ऐसे समय में मैं फिर से कहूंगी कि मोदी जी रूस गए हैं कैसे समय में जब बहुत से लोगों ने सवाल उठाया उस पर, लेकिन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, उसमें कोई सवाल उठाने की बात, देश हित पहले रखेंगे ना, इसीलिए हमारे यहाँ पर पेट्रोल जो सस्ता पेट्रोल रशिया से मिल रहा है वो हमारे देश को देखते हुए हमें वो रिश्ते बना के रखने। देखिए सुचारिता जी, कुछ सेकंड्स में तो फॉरेन पॉलिसी पर कमेंट नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन हम देख रहे हैं जो आप बड़ी कार्रवाई की बात कर रही हैं, आज बड़ी बैठक की बात कर रही हैं। भाई कश्मीर में पिछले 80 दिनों में जो काम हुआ, आतंकियों की तरफ से एक के बाद एक हमले हुए, ये बड़ी कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो गई? ये तो कार्रवाई 80 दिन पहले होनी चाहिए, तो उनको इतने मौके देने चाहिए कि हमले करने के। ये बड़ा सवाल है। और बात करते हैं कि हमें आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये जानते हुए भी कि अटल बिहारी वाजपेयी बात कह गए, नरेंद्र मोदी जी क्यों इस बात को तोड़ने के लिए गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने? क्यों आईएसआई को आप बुलाया आपने अपने घर में जांच करने के लिए, और आप कहते हैं आईएसआई को खत्म कर देना चाहिए? सर वो बात बहुत पुरानी हो गई, उसे कब तक आप डिबेट्स में कहते रहेंगे? मेरा सवाल ये है, वो बात इतनी पुरानी हो गई, आप ये बात बार बार याद दिलाते हैं कि आईएसआई को घर बुला लिया। आप ये बात क्यों नहीं करते हैं कि उसके बाद एक स्ट्राइक भी की? आप बालाकोट की भी बात नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग तो उसे फेक मानते हैं, आप तो मानते ही नहीं है कि ऐसी कोई स्ट्राइक हुई। आप तो ये भी नहीं मानते। मेरा सीधा मतलब है कुछ हो नहीं सकता। ऐसा वाली बात आप बोलेंगे लेकिन कब तक बोलते रहेंगे? अब तो मैं ये कहती हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक भी पुरानी हो गई, अब एक नई स्ट्राइक का समय है। प्रयत्न आप खारिज तो कर ये भी कह रही हूँ, आपको नहीं कह रही हूँ। एकदम राष्ट्रीय नहीं है, पड़ेगा इस पॉइंट पर आईएसआई को हम बुलाएंगे, अपने यहाँ मान्यता देंगे। एकदम सोच राष्ट्रीय नहीं है, क्या आईएसआई सेलेक्टिव अप्रोच। देखिए सेलेक्टिव अप्रोच। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपने आईएसआई की बात कही, वो बात मैंने कहा पुरानी हो गई, देश पुरानी नहीं हुई है बात। तो सुनिए तो सही मेरी बात, मैं सर्जिकल स्ट्राइक को भी पुरानी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अब एक नई स्ट्राइक की जरूरत है, अब एक नई स्ट्राइक की जरूरत है। और जैसा कर्नल सिंह ने कहा कि एक सस्टेन उठाए सवाल को दबाने की जरूरत है, और वो सस्टेन्ड प्रेशर क्या होगा उसके लिए हम सबको मिलकर सवाल करने हैं। मैं आपसे इस पर सहमत हूं। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, बात साफ साफ होनी चाहिए, 24 का इलेक्शन